हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने उपचारात्मक पोषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो उपचारात्मक पोषण है उसकी परिभाषा पढ़ी, उसका महत्व पढ़ा, उसके प्रकार को पढ़ा। उपचारात्मक पोषण में दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो आहार हैं उनके प्रकार को हमने पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि जो विभिन्न प्रकार के हमारे रोग थे, उन रोगों में दिए जाने वाले जो आहार हैं उनको हम किस प्रकार से दे रहे हैं, देने की विधियाँ, कभी हम उसको डायरेक्ट दे रहे हैं मुख के द्वारा तो कभी नली के द्वारा। इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आज हम अगली यूनिट की शुरुआत करते हैं, ऊर्जा उपापचयन। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि ऊर्जा उपापचयन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा उपापचयन हमें पढ़ना है, जिसकी इंग्लिश होती है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसको आप बहुत पहले से पिछली क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आज फिर से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ऊर्जा क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे, हम क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्य करने के लिए जो हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ रही है उसको हम क्या बता रहे हैं, जो ये ऊर्जा है। नॉर्मल अगर हम इसकी परिभाषा दें तो बहुत पुरानी परिभाषा आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने के लिए हमें क्षमता मिलती है वो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि ये ऊर्जा जो है हमें कार्य करने में लग रहा है, वो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। जो हमें कार्य हमारा शरीर कर रहा है वो कार्य कितने प्रकार से हैं। अगर नॉर्मल हम देखें तो जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं मुख्य रूप से दो होती हैं। वो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? क्रियाएं कौन सी क्रियाएं? शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं, ये शारीरिक क्रियाएं मुख्य रूप से दो होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और दूसरा अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। अब हमें ये देखना है कि जो ये ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ऐच्छिक क्रिया मतलब होता क्या है? ऐच्छिक क्रिया अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ऐसे कार्य जो हम, या फिर ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे हाथ पैर हिलाना डुलाना, दौड़ना, पढ़ना लिखना, इस प्रकार से जो भी क्रियाएं हम अब करते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार हम कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार अपने हाथ को हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अनैच्छिक क्रिया में हम देखते हैं ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा अनुसार या फिर अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। जैसे
श्वास लेना, हृदय गति, रक्त संचार, इस प्रकार से जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में जो क्रियाएं कंटिन्यू चल रही हैं, चाहे कोई व्यक्ति सो रहा हो या फिर जाग रहा हो, कोई कार्य कर रहा हो या बैठा हो, इस स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर में जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। हमारे जो हाथ पैर हैं इन सबको हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, लेकिन जो हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं उनको हम अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हैं। तो जो क्रियाएं अपनी इच्छा के अनुसार कर पाते हैं उसको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। इन्हीं क्रियाओं को अगर हम देखें तो इन्हीं में से जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको भौतिक क्रियाएं के नाम से भी जाना जाता है। जो ऐच्छिक क्रिया है इसको हम भौतिक क्रिया भी कह सकते हैं, भौतिक क्रिया। और जो अनैच्छिक क्रिया है इसको यांत्रिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया। यहाँ पे हमने देखा शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो दो है मुख्य रूप से, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। इसी ऐच्छिक क्रिया को भौतिक क्रिया के नाम से भी जाना जा रहा है और अनैच्छिक क्रिया को यांत्रिक क्रिया के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारे शरीर में होने वाली ये जो मुख्य क्रियाएं हैं, इन्हीं क्रियाओं के दौरान जो भी क्रियाओं में हमें ऊर्जा लग रही है उसको हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है ये हमको पढ़ना है। तो अगर हम इसको ऊर्जा की बात करें, सबसे पहले जो हम ऊर्जा हमें यहाँ पे पढ़ लिए हैं, इसके बाद हमें ये देखना है कि जो ऊर्जा है वो आखिर हमें मिल कहाँ से रही है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम ऊर्जा की प्राप्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अब हमको देखना है कि जो हमने ऊर्जा को पढ़ा वो ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से हो रही है। जो ऊर्जा की प्राप्ति का स्रोत है वो मुख्य रूप से क्या होता है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो व्यक्ति क्या करेगा कि कहता है कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम कोई साग सब्जियां खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कहने के लिए ये सब सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन मुख्य स्रोत क्या है, हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्रोत जो है ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रहा है। तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो है, ऐसे तो नहीं, नॉर्मल सूर्य का आकार आप लोग देखे हैं। मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का, वो है सूर्य। ये जो सूर्य है इसी से क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो, उन सबको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये किसको प्राप्त हो रही है, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को प्राप्त हो रही है। जो ये पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, आप सब जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। ये अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जब ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं पेड़ पौधे, तो ये क्या करते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या किया जा रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फिर पेड़ पौधे जो वो जल उनकी जड़ों में दिया जा रहा है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारे क्या कर रहे हैं, अपने भोजन को बना रहे हैं। तब क्या होगा, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ऊर्जा यहाँ से प्राप्त हुई सूर्य के द्वारा, ये क्या करते हैं, अपने आप में स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये अपने में ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं, किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में। इस प्रकार से क्या करते हैं ये पेड़ पौधे अपने में जो
पोषक तत्व हैं उनको अपने में स्टोर कर लेते हैं। अब इस पेड़ पौधों को चाहे वो कोई जानवर खाता है, कोई व्यक्ति खाता है, तो क्या होता है, उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, सूर्य से जो हमने ऊर्जा प्राप्त किया। अब हम आगे बात करेंगे ऊर्जा के बाद उपापचय की। ऊर्जा उपापचय हमें पढ़ना है, तो इसमें हमने ऊर्जा को पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है उपापचय की। उपापचय अगर हम बात करें तो उपापचय होता क्या है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया कि शरीर के लिए क्या आवश्यक होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है, किसी भोज्य पदार्थ को जब हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तब वो क्या होता है, क्या वो हमारे शरीर के सभी अंगों में, जैसे हम अगर रोटी खा रहे हैं तो क्या हमारे हाथों में या फिर हमारे हृदय में क्या डायरेक्ट रोटी भेज दी जाती है, नहीं भेजी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो उपापचय है, उपापचय जो है नॉर्मल अगर हम देखें ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचय और उपचय। ये दो क्रियाएं होती हैं, अपचय और उपचय। अपचय को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, और उपचय को एनाबॉलिज्म। ये दो जो वर्ड है अपचय और उपचय, इन्हीं को मिला के क्या बनता है, उपापचयन होता है। कहीं पर ये लिखा होगा उपापचयन के जगह पे चयापचय लिखा होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है अब कि अपचय क्या होता है और उपचय क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपचय क्या होता है। अपचय जब कोई व्यक्ति किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है और वो खाद्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है, अपचय कहा जाता है। यहाँ पे लिखिएगा, किसी भी खाद्य पदार्थ का या फिर किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के पश्चात अपने सरलतम रूप में टूटना ही अपचय कहलाता है। अपचय कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो कार्बोहाइड्रेट अपने सरलतम रूप यानी कि ग्लूकोज में जब टूट जाता है, जब क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थ जैसे हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को मान लो हमने ग्रहण कर लिया, कार्बोहाइड्रेट अपने सरलतम रूप में ये टूट रहा है, किसमें, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जब अपने सरलतम रूप यानी ग्लूकोज में टूट जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अपचय की क्रिया कहलाती है। अब आगे हम बात करेंगे उपचय की। उपचय क्या होता है। उपचय किसी भी खाद्य पदार्थ का अपने सरलतम रूप में टूटने के पश्चात नए तत्वों के निर्माण की
प्रक्रिया उपचय कहलाती है। जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो अपने सरलतम रूप में टूट जा रहा था। किस क्रिया में? अपचय की क्रिया में। लेकिन अब है यहाँ पे उपचय की क्रिया। यहाँ पे खाद्य पदार्थ अपने सरलतम रूप में बस टूटा था, लेकिन उपचय में इन्हीं से नई तत्वों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। जैसे रक्त का निर्माण होना, मांसपेशियों का निर्माण होना, छोटे बच्चों में क्या दांत का विकास हो रहा है। इन सब चीजों का जब क्या होता है? विकास होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण, दांत का निर्माण या फिर दांत का विकास। इस प्रकार से जो भी क्या हो रहा है हमारे शरीर में नए तत्वों का निर्माण हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है? किसके अंतर्गत आ रहा है? उपचय के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि जो उपापचय है, उपापचय को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं। ये उपापचय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचय और उपचय। किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद जब वो अपने सरलतम रूप में टूट रहा है, उस क्रिया को अपचय कहा जा रहा है। और जब उसी टूटे हुए खाद्य पदार्थ से किसी नए तत्व का, जो शरीर के जो तत्व हैं, जो शरीर में जो भी अंग पाए जा रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है? उनका जब निर्माण हो रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है? उपचय की क्रिया कही जा रही है। एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे वाले पॉइंट को हम बताते हैं। हमने क्या देखा कि ऊर्जा क्या है और उपापचय क्या है, अपचय क्या है। मतलब कि ऊर्जा उपापचयन क्या है, ये हमने देख लिया। अब हमको ये देखना है कि जो हमारे शरीर है उसका जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है। मतलब कि जो शरीर का विकास हो रहा है वो विभिन्न अवस्थाओं में हो रहा है। जैसे गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था है। इस प्रकार से जो विभिन्न अवस्थाओं से क्या हो रहा है, हमारे शरीर का विकास हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो उपापचय की क्रिया है, इसमें जो अपचय और उपचय दो वर्ड हैं, कौन से विकास की अवस्था में क्या क्रिया हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था जो होती है इसमें हम देख रहे हैं ये कब से कब तक की अवस्था है। आप लोग ने सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बाल विकास है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गर्भावस्था के बाद, बच्चे के जन्म के बाद की जो तुरंत की अवस्था होती है, यानी कि जन्म से लेकर के 2 साल तक की जो अवस्थाएं होती हैं, कितने से? जन्म है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, ये क्या है? शैशवावस्था है। इस शैशवावस्था के दौरान क्या होता है, जो बच्चा है उसके शरीर का जो विकास है वो बहुत ही तेजी से, बहुत तेज गति से क्या होता है? विकास करता है। व्यक्ति के बच्चे के क्या होता है? शरीर में भार उसका बढ़ रहा है, उसके शरीर के विभिन्न जो अंग हैं, उसके आंतरिक अंग हैं, बाह्य अंग है, उनमें क्या हो रहा है? हमें विकास देखने को मिल रहा है। तो इस दौरान हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हमने क्या देखा उपचय में? उपचय में क्या हो रहा था? जो शरीर के तत्व हैं वो क्या हो रहे हैं? निर्माण हो रहे हैं।
अपचय में हमने देखा था बस खाद्य पदार्थ टूट रहे थे, लेकिन उपचय में नए तत्वों का निर्माण हो रहा था। यानी कि जो हमारे सहस्रावस्था है, सहस्रावस्था में उपचय की क्रिया होती है। सहस्रावस्था में सहस्रावस्था के दौरान उपचय की क्रिया सहस्रावस्था के दौरान क्या हो रहा है, उपचय की क्रिया हो रही है। अब हमें देखना है बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसके दौरान क्या हो रहा है, ये कब से कब तक की अवस्था है। बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो 2 के बाद यानी कि 3 वर्ष से लेकर के जो 12 वर्ष तक की अवस्था है, ये क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। और 12 से लेकर के जो 21 वर्ष तक की अवस्था है, ये किशोरावस्था कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 3 से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था, 3 से 21 वर्ष तक की अवस्था के दौरान शरीर में कौन से क्रियाएं हो रही हैं। इस दौरान अगर हम देखें तो शरीर में क्या हो रहा है, अपचय और उपचय की क्रिया दोनों ही हो रही है, लेकिन ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा उपचय की क्रिया होती है। इसमें भी क्या हो रहा है, इस अवस्था के दौरान क्या हो रहा है, उपचय की क्रिया। उपचय की क्रिया होती है। इसके बाद हमें देखना है 3rd स्टेप में प्रौढ़ावस्था की हम बात करते हैं। प्रौढ़ावस्था को हम कब से कब तक मानते हैं, जो हमारा इसके बाद युवावस्था आता है उसमें भी ये सही यही क्रियाएं होती हैं, उपचय की ही क्रियाएं होती हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है क्या, प्रौढ़ावस्था में कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं। प्रौढ़ावस्था में सबसे पहले हम देखेंगे ये कब से कब तक की अवस्था है। ये क्या है, 35 से लेकर वृद्धावस्था से पूर्व, यानी कि वृद्धावस्था कब तक माना गया है, 60 वर्ष। 35 से 60 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। और इस अवस्था के दौरान कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसमें देखेंगे इस अवस्था में अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं बराबर होती हैं। प्रौढ़ावस्था के दौरान क्या हो रहा है, जो अपचय और उपचय की क्रिया है वो दोनों क्या है, एकदम बराबर होती हैं। अब हमें देखना है लास्ट में वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कब से कब तक की हम मानते हैं, 60 वर्ष से प्लस। 60 से प्लस में जो भी व्यक्ति होगा वो क्या है, वृद्धावस्था। इसके दौरान कौन सी क्रिया होती है, अगर इस क्रिया के दौरान हमने क्या पढ़ा था कि वृद्धावस्था में हर कोई देख रहा है कि इसमें कोई भी शरीर में निर्माण नहीं हो रहा है। अगर शरीर में वृद्धावस्था के दौरान किसी भी अंग का अगर निर्माण होता तो वो व्यक्ति वृद्ध ना होता, वो भी किसके अंतर्गत आता, या तो किशोरावस्था, या किशोरावस्था में ना होता तो वो प्रौढ़ावस्था में होता, लेकिन वो वृद्धावस्था में नहीं पहुंचता। उसके शरीर में जो है अपचय की क्रिया होती है, बस उपचय की क्रिया नहीं होती है। अपचय में हमने क्या देखा था, जो अपचय की क्रिया होती है उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो अपने सरलतम रूप में तो टूट रहा है, लेकिन उससे
कोई भी नया तत्व का निर्माण नहीं हो रहा है। तो वही चीजें हमें देखना है कि वृद्धावस्था में क्या हो रहा है। इस अवस्था के दौरान अपचय की क्रिया होती है। वृद्धावस्था में क्या हो रहा है, अपचय की क्रिया होती है, उपचय की क्रिया नहीं होती है। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा आप लोग। शैशवावस्था के दौरान कौन सी क्रिया होती है, उपचय की क्रिया होती है और सबसे अधिक होती है। उपचय की क्रिया सबसे अधिक शैशवावस्था में होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान भी उपचय की क्रिया होती है। प्रौढ़ावस्था के दौरान अपचय और उपचय दोनों ही बराबर होते हैं। और लेकिन जब व्यक्ति क्या होता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो इस अवस्था के दौरान सिर्फ और सिर्फ अपचय की क्रिया होती है, उपचय की क्रिया नहीं होती है। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद इसका एक हम एकदम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, वैसे ही आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमने देखा था अभी कि विभिन्न अवस्थाओं के दौरान अपचय और उपचय की क्रिया किस प्रकार से हुई, उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा शैशवावस्था, और फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके बाद प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो इसमें आप लोगों ने यही पढ़ा सबसे पहले कि शैशवावस्था में क्या हो रहा है, उपचय की क्रिया हो रही है। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, उपचय हो रहा है। इसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी क्या हो रहा है, उपचय हो रहा है। यही प्रौढ़ावस्था में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अपचय और उपचय बराबर हो रहे हैं। अपचय बराबर उपचय, मतलब दोनों क्रियाएं समान हो रही हैं। और अगर यही हम क्या करते हैं, वृद्धावस्था की बात करते हैं, वृद्धावस्था में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अपचय की क्रिया होती है। ये एकदम शॉर्ट फॉर्म है, इसको ऐसे ही याद कीजिएगा। शैशवावस्था में क्या उपचय अधिक हो रहा है, बाल्यावस्था किशोरावस्था में उपचय हो रहा है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं बराबर हो रही हैं। और वहीं वृद्धावस्था में क्या हो रहा है, अपचय की क्रिया अधिक हो रही, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थ अपने सरलतम रूप में टूट रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, अब ऊर्जा उपापचय क्या होता है, हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ लिया। उपचय को पढ़ा हमने, उपचय को दो भागों से बनाया गया है, अपचय और उपचय। ये सारी क्रियाओं को हमने आज पढ़ लिया है। इसी के अंतर्गत हमने क्रियाओं को ही पढ़ा, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात करेंगे, जो ये ऊर्जा है, ऊर्जा के मापन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें मान को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।